श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्रोत द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयोग करते हैं वह दृढ़ पंचांग से लेते हैं। छवि, ध्वनि तथा एक्सरसाइज हेतु आज जिनकी जन्म तिथि है उनके तिथि जन्म विवरण गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से उनके सौजन्य से आपके समक्ष आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी तरह से हमारे इस दैनिक पंचांग के लिए 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और यह इसी भाग का पहला से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके सुझाव के अनुरूप अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है जिसे तारा बलम कहते हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उनसे उन दोनों का मिलान कर आज का विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के दिन कैसे होने के इसे तारा बलम कहते हैं और परिणाम भी तारा के रूप में होते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसकी विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग नक्षत्र की भांति ही चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है उसी तरह से चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं दोनों को मिलाकर आज कैसे राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत है। इसे चंद्र बलम कहते हैं। यह चंद्रमा के आधार पर राशि जिस राशि में है और जहां भ्रमण कर रहे हैं जिस राशि में कुंडली में है और जहां भ्रमण कर रहे हैं उससे विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों तक सभी के लिए उपयोगी। कौन से समय में क्या कर दैनिक कार्य के अतिरिक्त यदि पहली बार हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी उपयोगी। इसकी उपयोगिता काफी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube में अलग से वीडियो भी तो विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा भाग और अंतिम भाग में अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक हमारे लिए जीवन में हम सबके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और अंक अंक के पीछे हम भागते हैं, अंक हमारे पीछे भागते हैं। अंकों के साथ हम हमेशा खेलते कूदते हैं और कुछ अंक ऐसे भी होते हैं इसी क्रम में जो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, कुछ नकारात्मक। यदि इस तरह से अंकों को यदि हम पहचान लें हमारे जीवन में सफलता ज्यादा होने की संभावना है, बाधा कम होने की संभावना है, परेशानी कम होने। तो अंक ज्योतिष के अनुसार ये अंक ज्योतिष में 2 भागों में प्रस्तुति है। इसमें पहला भाग अंक ज्योतिष सीखने के लिए तात्पर्य से कुछ प्रस्तुतियां जानकारियां जो आपके लिए उपयोगी हो और अंक विभिन्न तिथियों को किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज अंक ज्योतिष क्या है। तो हर प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसी उद्देश्य से दैनिक पंचांग को हम नित्य प्रस्तुत करते आ रहे हैं और आप सराहना आपकी सराहना हमारे लिए उत्साह को बढ़ाता है
और इसलिए हमारे साथ बने रहें अंत तक। संभव हो तो कागज कलम भी रखें ताकि कहीं भी नोट करने की आवश्यकता हुई आप नोट करें, जो कि बाद में आपके लिए उपयोगी। प्रस्तुति को बार दोबारा भी सुन सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर ये सलाह उपलब्ध है। तो चलिए पंचांग की महत्ता पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं प्रश्न। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, परंतु केवल इसकी सीमा उतनी ही नहीं। पंचांग से हम या व्यक्ति के, हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ रखता है, जय श्री राम, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है और आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए और उनके इस प्रयास में हम सभी एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए अब पंचांग की तरफ चलते हैं, मुख्य प्रस्तुति पर पहले पर। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 14 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 5:23। सनराइज at 5:47 AM, सनसेट at 5:23। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा रस होता। पंचांग के पांचों अंक, वार मंगलवार, तिथि दिन के 11:09 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात नवमी करने के नक्षत्र दिन के 11:54 तक पुनर्वसु और फिर पुष्प। योग आज 3 भागों में, प्रातः 5:55 तक शिव, उसके बाद कल भोर में 4:11 तक सिद्ध और तत्पश्चात 7। पुनः बताते हैं, योग आज 3 भागों में है, प्रातः 5:55 तक शिव, उसके बाद कल भोर में 4:11 तक सिद्ध और तत्पश्चात 7। करण अपराह्न 11:09 तक कॉलम, तत्पश्चात देर रात्रि 11:46 तक तैतिल और फिर कर। तो ये रहे पंचांग के हमारे पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए, भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और सूरता कैसी है। जय भोलेनाथ, नमः शिवाय। भोलेनाथ जब तक अष्टमी तिथि है तब तक गौरी के सानिध्य में है जो कि सुखप्रद है, तत्पश्चात वे सभा में जाते हैं जो कि सुखप्रद नहीं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:12 से 11:58 तक, अमृतकाल प्रातः 9:33 से 11:07 तक, अमृतकाल कल भोर में 5:34 से 7:10 तक। अमृतकाल 2 भागों में, पहला भाग प्रातः 9:33 से 11:07 तक और दूसरा भाग कल भोर में 5:34 से 7:10। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:31 से 2:17 तक, गोधूली संध्या 5:23 से 5:48 तक और निशिता मुहूर्त रात्रि के 11:11 से मध्य रात्रि। देर से निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:29 से 3:56 तक, गुलिक काल दिन के 11:36 से 1:02 दिन अपराह्न तक, यमगन दिन के
10:08 से दिन के ही 11:35 तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 7:56 से रात्रि के ही 9:32। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ अशुभ मुहूर्त। पंचांग के पांचों और महत्वपूर्ण मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग भी अलग से प्रस्तुत करते हैं। ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर चलते हैं, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः हुआ है। सूर्यदेव और चंद्रदेव तथा बृहस्पति देव राशि परिवर्तन के क्रम में है मार्ग पर। चंद्रदेव मिथुन से कर्क में जाएंगे, सूर्यदेव कन्या से तुला में जाएंगे जहां नीच होंगे, और बृहस्पति देव मिथुन से कर्क में जाएंगे जहां उच्च होंगे। इस प्रकार ये अभी चूंकि रास्ते में है, क्रम में है, इसलिए वृद्धावस्था। शनिदेव वक्री है, इसलिए प्रतिदिन अंश को छीन कर रहे हैं, इसलिए इनके अंश में ह्रास हो रहा है, और यही वजह है कि वे अंश के अनुसार शिशु अवस्था में। ग्रहों के राशि के अनुसार यदि देखें, मित्र राशि में 4 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, स्तंभ राशि में 3 ग्रह हैं, शुक्र बुध की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में है, इसलिए इनका आपस में राशि परिवर्तन। और सबसे ज्यादा ग्रह बुध की राशि में है, 4 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल और चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रह को देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। केतु शनि बुध और चंद्र, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में है, और केतु शनि बुध चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज चंद्रदेव प्रातः 5:58 तक बजे राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे मिथुन से अपनी ही राशि कर्क में आ जाएंगे। 17 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है, और 18 तारीख को बृहस्पति देव। तो इस तरह से हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग। स्वागत है आपका दूसरे भाग में, जो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। इसे तारा बलन कहते हैं। यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है स्थायी रूप से, और आज जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे उसके अनुसार देखा जाता है। तारा बलम के समक्ष आप इस प्रस्तुत सारणी में तारा बलम के समक्ष हॉरिजॉन्टल कॉलम है। यह बताता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और तारा बलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है, यह बताता है कि चंद्रमा स्थायी रूप से जन्म कुंडली के किस नक्षत्र में। और दोनों का मिलान कर स्थिति देखते हैं, शुभता और अशुभता। तारा बलम नाम है, इसलिए आज का तारा यदि 9 स्थितियां बनती है, जब तारा में हो, संपत में हो, विपत में, क्षेम में, प्रत्यय में, साधक करने, मित्र और अति में। जब आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में होता है तो शुभता देता है, और आज का तारा यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में होता है तो यह अशुभता बताता है। इस प्रकार हम तारे के बारे में जानते हैं।
अशुभता की स्थिति में हम आज दैनिक कार्य में सावधान हो रहते हैं और नया कार्य को आरंभ न कर उसे टालने का प्रयास करते हैं, शुभता का इंतजार करते हैं। यह ताराबलम मूल रूप से नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नव तारा चक्र पद्धति यह बताता है कि जातक के बारे में, क्योंकि ताराबलम केवल आज के बारे में बताता है, चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, केवल एक ग्रह से संबंध लेकर चलता है। किंतु ताराबलम नव तारा चक्र पद्धति पूरे जातक के पूरे जीवन के बारे में बताता है और सभी ग्रहों के सही कैसे ग्रह फल देंगे यह बताता है। तो नव तारा चक्र पद्धति मूल जो है पूरे जातक के जीवन काल के बारे में बताता है, जिससे हम यह जान पाते हैं कि कौन से ग्रह जातक के लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। और जब यह जान जाते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, तो दशा महादशा का फल कैसा होगा यह भी जान सकते हैं। और अग्रिम रूप से यह जान जाने पर हम शुभ ग्रहों की स्थिति में सभी शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। यह हमारे लिए लाभकारी होता है। साथ ही साथ चुनौती भरा अशुभ ग्रहों की स्थिति में जो आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार रहते हैं, जो भी यह भी हमारे लिए लाभकारी हुआ करता है, क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ा कम हो, तैयार रखें। जन्म कुंडली में ग्रह कैसी स्थिति में है यह हम जान सकते हैं, कैसा फल देंगे यह जान सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में विभिन्न लोगों से मिलने वाले जिनसे संपर्क हमारा होता है, जिससे लाभ हानि का की संभावना होती है, वह हम जान सकते हैं इस नवतारा चक्र पद्धति से। उस व्यक्ति से संबंध रखकर हमारे लिए कितना लाभकारी होगा या हम उसके लिए कितना लाभकारी। तो ये नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी है और यह मूलतः इस सिद्धांत पर काम करता है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल देते हैं। अब प्रश्न उठता है, आपके मन में भी विचार यह उठ सकता है कि आखिर ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, फिर ग्रह के मन जब नक्षत्र होते हैं तो ग्रह कौन से ग्रह का फल नक्षत्र देंगे यह कैसे पता चले। इसके लिए नक्षत्रों को 27, क्योंकि 27 कुल नक्षत्र तो है, 9 ग्रह होते हैं, आखिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया, 9 नक्षत्रों का समूह। और यह सूची इस प्रकार हुई, 3 भागों में 9 नक्षत्रों को रखकर हम सूची बनाते हैं। यह सूची बनी और पहले भाग में पहला से 9वां, दूसरा भाग में 10वां से 18वां, तीसरा भाग में 19वां से 27वां। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहले नक्षत्र, पहला हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला 10वां 19वां नक्षत्र पहले ग्रह के स्वामी बने। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र जो हुआ उसके स्वामी शुक्रदेव बने। इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामी बुधदेव बने, इनसे संबंधित। और यह सूची इस प्रकार, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए लाभदायी हो सकता है। इस प्रकार आप देखें, केतु के नक्षत्र में पहला 10वां और 19वां नक्षत्र गए जो अश्विनी, माघ और मूला। भरणी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र हुए शुक्र के नक्षत्र में गए। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा जो सूर्य के नक्षत्र में हुए वे सूर्य के जो तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र बने, सूर्य के संबंध हुए, सूर्य का स्वामित्व मिलाए। और इसी क्रम में चलते हुए हम 9 देखते हैं कि 9, 18वां 27वां नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती ये बुध के नक्षत्र। और अब फलित कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण। आज मंगलवार है, चलिए मंगल से ही चर्चा करो। यदि किसी जातक का जन्म मंगलवार को हुआ है, उदाहरण स्वरूप है यह, यदि किसी जातक का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, यानी मृगशिरा, चित्रा और
या शर्मिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उसके ग्रह जो नक्षत्र स्वामी बने वो मंगल बने। जातक का मंगल की महादशा में जन्म हुआ है यह भी प्रमाणित करता है। और पहला ग्रह जातक का मंगल होता है और मंगल पहला ग्रह बने। दूसरा ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में चले तो राहु बने। तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवा बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य, नौवां चंद्र। इसी क्रम में यदि हम परिणाम को देखें तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे शुभकारी होते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बनते हैं ये शुभकारी अशुभकारी पीड़ादायक। मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए राहु, शनि, केतु, सूर्य और चंद्र शुभकारी है। किसी भी मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए राहु, शनि, केतु, सूर्य और चंद्र ये शुभकारी है। वही मंगल खुद, बृहस्पति, बुध और शुक्र ये पीड़ादायक। अब आप खुद ही बताएं कि यदि हमें पहले से पता चल जाए कि महादशा मेरी अभी ये चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है या आने वाली है, तो हम अपने आप को सभी कार्यों का निष्पादन, शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों के समय में कर सकते। और यदि हमें यह पता चल जाए कि यह ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होगा, फिर वैसी स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं उस पीड़ा को झेलने के। जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन से ग्रह संपत्ति कारक हैं, यदि उनसे संबंध कार्य किए जाए तो शुभकारी होते हैं। यहां पर देखें सबसे ज्यादा लंबी अवधि मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए। मंगल में जन्मे जातक के लिए आरंभ में भी बीमारी की संभावना है और जीवन के अंत में भी बीमारी की संभावना है। यह जन्म कुंडली से निकालते हैं क्योंकि पहला ग्रह मंगल होते हैं और दूसरा अंतिम ग्रह सातवां ग्रह शुक्रदेव बनते हैं और इनकी शुक्रदेव की अवधि लंबी होती है 20 साल। इस प्रकार हम ग्रहों की स्थिति को जान सकते हैं। उसी तरह से हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। जो ग्रह हमारे लिए संपत्ति कारक हैं यदि उससे संबंध हम रखें, उन ग्रहों से संबंधित कार्य करें, फिर हमारे लिए संपत्ति के कारक होंगे। इसी प्रकार विभिन्न यदि संपत्ति हमारे, और उदाहरण स्वरूप राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हम पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, तो हमारे लाभदायक होता है क्योंकि वो संपत्ति का कारक। तो इस तरह से हम अपनी स्थितियों को जान सकते हैं और हम लाभ उठा सकते हैं। और मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए यदि हम अपने आप को तैयार हैं, ये सभी परिस्थितियां हमारे लिए अंततोगत्वा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हुआ करती। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अगले भाग में ताराबलम का। इसी भाग में ताराबलम पर हम आज का चंद्रमा क्या कह रहे हैं, तारा क्या कह रहा है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जाते हैं। तो आज का चंद्रमा गोचर 11:54 तक चंद्रमा बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में है। उसके बाद ये पुष्य में जाते हैं जो शनि के नक्षत्र। तो यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो पहला भाग साधक का है जो कि शुभ है और दूसरा भाग अशुभता की ओर इंगित कर रहा है। उसी तरह से यदि हम उसी तरह से
यदि हम पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो पहला भाग चूंकि पुनर्वसु में ही है, चंद्रमा 11:54 तक वो जन्म का नक्षत्र होता है, उसके बाद संपत्ति के कारण 11:54 तक पीड़ादायक, उसके बाद संपत्ति के कारण। और इसी तरह से हम सभी तारा के बारे में हम जान सकते हैं, सभी नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं कि उनका तारा क्या क्या है। आरंभ में जैसे हमने कहा था कि परिस्थितियां 9 हो सकती है, जल में हो सकता है तारा आपका, विपत में, प्रत्यरी में और नैदनी में, या संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अवधि में। तो शुभ ग्रहों के, शुभ तारा की स्थिति में शुभ कार्यों का निष्पादन करें, और अशुभ ग्रहों के नक्षत्र तारा की स्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें, दैनिक कार्यों में सावधानी और कोई भी जोखिम नहीं लेने का। शुभ कार्यों को, शुभ कार्य जो पहली बार करने जा रहे हैं उसे टालें, दैनिक कार्य में सावधानी से, और शुभ कार्यों को टालें। अब प्रश्न यह उठता है कि उपाय क्या करना चाहिए। जी हाँ, उपाय के तौर पर किताबों में जो लिखी है वो आपके लिए प्रस्तुत जरूर करेंगे, लेकिन यह सलाह भी देते चलेंगे कि जोखिम न लें, क्योंकि उपाय जो भी है वह उसकी प्रामाणिकता हमारे पास नहीं, इसलिए जोखिम लेने की सलाह हम नहीं देते। जानकारी के लिए, यदि आप आज का तारा किसी का जन्म में होता है तो फिला का 2 पत्ते वाली सब्जी का दान लिखा है करने को, विपत में होता है तो गुड़ का दान करने को कहता है, प्रत्यरी में तो नमक का दान करने के लिए कहा गया है, नैधनी में है तो त्याग मूर्त को त्यागने के लिए कहा जाता है, और मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करने के लिए। किंतु यह बिल्कुल ही हमारे लिए अभी तक अपुष्ट है, और कोई भी कहीं से हमारी सूचना इसकी नहीं है कि यह कारगर हो, इसलिए हम आपको सुझाव यही देते हैं कि जोखिम न। इन्हीं शब्दों के साथ हम तीसरे भाग में आपको लेकर चलते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार है। आज का राशि क्या कहता है। चंद्रमा आज 5:58 तक प्रातः में राशि परिवर्तन करेंगे, इसलिए 5:58 तक चंद्रमा मिथुन राशि में है, और उसके बाद वे अपनी ही राशि मिथुन राशि में, उसके बाद अपनी ही राशि कर्क में जाएंगे, और तब फल क्या हो। तो पहले भाग में इसे चंद्रबलन कहते हैं, इस प्रक्रिया को। पहले भाग में जब तक चंद्रमा मिथुन राशि में है, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं उसके बाद यदि आप देखें तो वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वालों के लिए शुभता के संकेत नहीं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इष्ट देव का ध्यान रखें, दैनिक कार्यों में सावधानी, नए कार्य कारण उठा। इस तरह से हम आपको ले आए हैं अब चौघड़िया पर, चौथे प्रस्तुति पर। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। यह दैनिक कार्यों के लिए काफी उपयोगी है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वह शुभ काम दैनिक कार्य के अलावा पूजा पाठ हो या अन्य कार्य जिसमें हमें शुभता की अपेक्षा है, उस कार्य को पहली बार जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए भी इस मुहूर्त को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो अपने कार्य में, किसी भी कार्य में शुभता को लाने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए हम इसे चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर पोस्ट करती है, करके रखे हैं, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक तथा उपयोगी होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात्रि के होते हैं, 7 दिन तो सप्ताह का दिन 7 ही होता है, इसलिए 7 चौघड़िया होते हैं। आरंभ का चौघड़िया जो होता है दिन का और रात का, वही अंत का भी चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ, और साप्ताहिक हर सप्ताह के दिन का स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, जो विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए में फलदायी होते हैं। इसलिए इस प्रकार सभी जो हमारे चौघड़िया हैं वह भी विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य में उपयोगी हुआ करते हैं, लाभकारी। दिन का चौघड़िया
काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित होता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। दिन का चौघड़िया आप देखेंगे कि रोग चौघड़िया, जो दिन का चौघड़िया है, वो शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया। वह चूंकि शनि देव और सूर्य देव, दिन सूर्य देव का होता है और काल चौघड़िया शनि देव का है, इसलिए शनि और का चौघड़िया हमेशा काल बेला से ग्रसित रहता है, हमेशा। ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि काल चौघड़िया हमेशा काल बेला से ग्रसित हो, और काल चौघड़िया दैनिक कार्यों से संबंध रखता है। साथ ही रात्रि में बुध, चंद्रात्रि चंद्रमा का हुआ करता है। बुध और चंद्रमा में शत्रुता रहती है, इसलिए बुध का जो चौघड़िया है वह काल रात्रि से हमेशा ग्रसित। तो इस प्रकार चौघड़िया, कुछ चौघड़िया जो होते हैं जो हमेशा ग्रसित होते हैं, और जब भी इस तरह की हो तो वैसे स्थिति में कहा भी गया है कि काल चौघड़िया जो शनि का चौघड़िया है उसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। धन उपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए वह लाभदायक है। तो इस प्रकार हम जान जाते हैं कि जब भी अशुभता की स्थिति व्याप्त हो, कौन सी अशुभ स्थिति है, कौन सी शुभ स्थिति है, और जब भी अशुभ स्थिति कोई भी चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उसे त्यागना चाहिए, उसमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य की अपेक्षा उसमें नहीं है। तो आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या है। आज का चौघड़िया चूंकि दिन मंगलवार है, रोग से आरंभ हो रहा है, रोग से समाप्त हो रहा है। और जैसा हमने कहा था कि काल बेला जो है वो काल बेला आज दिन के 1:02 से 2:29 तक है, अपराह्न में। यह काल चौघड़िया है और यह काल बेला से ग्रसित। उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य का चौघड़िया है 7:14 से 8:41 तक वार बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो बृहस्पति का चौघड़िया है वह राहु काल से ग्रसित है, अपराह्न 2:29 से 3:56। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार इन अशुभता से यदि व्याप्त जो स्थिति है तो वैसे चौघड़िया को परित्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं। इस प्रकार हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले आए हैं पांचवें भाग। पांचवा भाग और अंतिम, अंकों की दुनिया में। अंक हमारे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। अंकों के पीछे हम, अंकों के साथ हम जन्म लेते हैं, अंक हमारे साथ रहते हैं, हम अंकों के साथ पलते बढ़ते हैं, और अंक हमारे लिए, हम अंक हमारे लिए चाहे जन्म के बाद, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, किसी भी कार्य में अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अंक ज्योतिष बहुत आसान है जानना, और आगे यदि हम अंकों को जान जाएं, क्योंकि कुछ अंक हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं, और यदि हम अंकों को पहचान जाए तो फिर जो अशुभ स्थिति होने वाली है वह जान जाते हैं और हम उचित उपाय करते हैं। अंक चूंकि 1 से 9 तक ही मुख्य अंक होते हैं जो कि प्रयोग में होते हैं, इसलिए इसे सीखना बहुत आसान। ये 1 से 9 अंक के बाद यदि कोई भी हमारे पास ऐसे अंक मिले जिसमें 2 अंकों का जोड़ा हो, 2 या अधिक अंकों का, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। 1 से 9 के अंक को देखें तो हर की अलग अलग महत्ता होती है। पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि अपनी स्थिति के अनुसार मध्य में होता है, और यह तुलन का कार्य करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। ये 1 से 9 तक ग्रह जो हुए उनके शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। अंकों के साम्राज्य में इनकी उपयोगिता के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों, नियम के तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से,
सात को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान हो कि वह व्यक्ति आप भविष्य में घटने वाली घटनाओं का उसे पूर्वाभास हो, वैसे व्यक्ति। आठ, समाज के नीचे तबके तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि कर्मचारी और न्यायाधीश। नौ को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खून। तो इस प्रकार इनकी उपयोगिता के अनुसार हम विभिन्न नामों से जानते हैं, और इनके संबंध भी यदि हम अपना थोड़ा सा प्रयास करें तो इनके संबंध भी जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एक और दो का संबंध बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये राजा और रानी है, सरकार और पार्टनर है मंत्री। यदि हम इसके आगे भी देखें, किंतु एक और आठ का संबंध, एक राजा, दूसरा समाज के नीचे के तबके के लोग, अधीनस्थ कर्मचारी, न्याय न्यायालय, इसमें कहीं पट नहीं सकते, इसलिए एक आठ का संबंध शत्रुता का होता है। इसी तरह से एक नौ का संबंध काफी अच्छा होता है, लेकिन हमेशा एक नौ से सावधान रहते हैं। इसी तरह से हम सभी अंकों के बारे में जान सकते हैं, आपस के संबंध, जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें गिफ्ट उपहार के तौर पर जन्म तिथि देते हैं, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, किंतु वर्ष चार अंकों का हो। और इससे कुछ अंक भी हमारे निकलते हैं। तिथि को जोड़कर जब अंक निकालते हैं, वह हमारा व्यक्तित्व बताता है। तिथि हमारा व्यक्तित्व बताता है, हमारा कैसा विचार है वह बताता है। तो तिथि जो है, उसको जब जोड़ते हैं, एक अलग में परिवर्तित करते हैं, उसे मूलांक कहते हैं, जिसे ड्राइवर भी कहा जाता है। और तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है, और वह कंडक्टर कहलाता है। अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। और जो भी हम अंक भविष्य में व्यवस्था करें, क्योंकि ये अंक स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, ये बदला नहीं जा सकता। और इससे कुछ अंक जितने भी निकलते हैं जन्म तिथि से, वे भी स्थिर होते हैं। डायनेमिक अंक वह होता है जिसे हम बनाते हैं, और वे अंक होते हैं, उदाहरण स्वरूप मोबाइल अंक। अगर हम मोबाइल लिए तो मोबाइल का अंक हुआ। हम यदि ओटीपी बनाते हैं, अपना पासवर्ड बनाते हैं, हम निर्मित करते हैं। तो ये सभी अंक जो भी हम निर्मित करें, जो अपने बनाए, ये डायनेमिक अंक है, और यह परिवर्तनशील है, इसलिए इसे डायनेमिक कहा जाता है। यह सुनिश्चित करें, यह हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है। अब यदि मान लीजिए कुछ और अंक जो इससे निकलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। एंजल नंबर निकलता है, वर्ष को जोड़कर उसे एक अंक में परिवर्तित कर। अब जो एक अंक होता है, पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़, और फिर एक अंक में परिवर्तित कर, वह एंजल नंबर होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी का अंक हुआ। फिर वर्ष और माह को जोड़ते हैं, सॉरी, तिथि और माह को जोड़ते हैं और एक अंक पर परिवर्तित करते हैं, तो वह निकलता है हमारे लिए हमारा एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर। यह, क्योंकि ड्राइवर हमारा आंतरिक पर्सनालिटी को बताता है, आंतरिक व्यक्तित्व को बताता है, और यह जो एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर है, यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व को बताता है, दुनिया को हम क्या नजर आते हैं, हम दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़। ये सभी हमारे अंक जो है स्थिर अंक, और सभी की उपयोगिता अलग अलग। अब आप सबसे ज्यादा उपयोगी डायनेमिक अंक है, इस जब भी अगर मूलांक भाग्यांक में आपस में शत्रुता हो गई, तो डायनेमिक अंक हम ऐसा बनाते हैं जो प्रभावी हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला हो, उसे हम पकड़ते हैं, और उसमें ऐसा अंक हम देते हैं जो कि दोनों का के बीच में बैलेंस कर सके। और ये पहला जो हमारे लिए उपयोगी वह सोर्स होता है, वह माध्यम होता है, वह होता है नामा, नाम का अंक।
अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम में तो अक्षर हुआ करता है, नाम अंक कहाँ से आया? जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए हम हर अक्षर का जो नाम में प्रयुक्त होते हैं उसे उसमें उसके अंकीय मूल्य को से बदल देते हैं, उसको फिर जोड़ते हैं और एक अंक में परिवर्तित करते हैं, और यह देखते हैं कि यह अंक हमारा ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुघ्न है। नाम का पहला अक्षर ही प्रभावी होता है, क्योंकि हम नाम जब भी पुकारा जाता है व्यक्ति का, सबसे ज्यादा ऊर्जा वो देता है। उसी समय हमारा कान खड़े होते हैं और हमारा मानसिक मन जो मानसिक रूप से हम मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर शत्रु अंक कैसे हैं, कौन कौन? क्योंकि जब तक शत्रु अंक को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप जीवन में अंकों को, सही अंकों की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुति से नोट भी कर सकते हैं। इसमें यह देखें कि नाम का जो है, हर अंक का शत्रु अंक आपके समक्ष प्रस्तुत, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का शत्रु अंक व्यवस्था न करें किसी रूप। इन अंकों को यदि गौर से देखें तो कुछ अंक ऐसे हैं, 4, 7, 8 और 9, जो अपने आप में अजूबर है। ये इनके अपने अंक भी दुश्मन है। यदि 4 अंक मूलांक वाले को 4 अंक नामांक चला गया तो वो अच्छा नहीं। उसी तरह से 7 अंक यदि मूलांक या भाग्यांक है, उसको 7 अंक पर नामांक चला जाता है, वह भी अशुभता देता है। और वही स्थिति 8 और 9 वाली। और व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो एक जो असामाजिक तत्व है, दूसरा सामाजिक तत्व को नहीं पसंद। एक जिसे जो साधु संत होते हैं या स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी घटना का पूर्वाभास हो, वह उससे दूसरा व्यक्ति नहीं पाता। एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश नहीं भाते। न्याय की प्रक्रिया कुछ इसी तरह से होती है। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी या यूनियन आपस में भी टकराते हैं। एक सेनापति दूसरा सेनापति पसंद नहीं करता। इस तरह से सभी अंकों का वही स्थिति। इसलिए कुछ अंक ऐसे हैं जो अंक के दुश्मन अपने ही अंक। तो ये रही परिस्थिति, और एक सूची और आपके समक्ष प्रस्तुत है। जो मूलांक या भाग्यांक का अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है, उसमें नाम के पहले अक्षर जो शत्रु अक्षर होंगे, उनका की सूची। यह दोनों के लिए उपयोगी है, नाम में सुधार करने के लिए और नवजात शिशु के नामकरण करने के लिए। तो लक्ष्य है कि हर घर में अगर एक ज्योतिषी हो, फिर अंकों की पहचान हो सके, कौन सा अंक असंतुलित है, और उपाय हो सके, और नवजात शिशु का भी अंक नामांक आरंभ से ही ऐसा हो ताकि वह अच्छी ऊर्जा दे, और भविष्य में हम कोई भी अंक का प्रयोग करें, हम सुनिश्चित करें कि यह अंक हमारे लिए ऐसा अंक बनाए जो हमारे लिए शुभ करे। तो चलिए, आज की प्रस्तुति इतनी। एक और बात इसमें आपको ऐड करना चाहेंगे। जातक का उम्र अभी, ये गौतम गंभीर का नाम है, जो जिनका जन्म तिथि आज 14/10/1981 इनका जन्म तिथि है, और आज 14 तारीख है, इसलिए इनका जन्म तिथि 32 वर्ष को ये प्राप्त पार कर 33वें साल में। और 33वां साल अब जो रनिंग एज है, यह क्या मूलांक और भाग्यांक का मित्र है या शत्रु है, यह देख। तो आज 6 अंक दे रहा है, जो कि 7 अंक जो भाग्यांक इनका है, इसका शत्रु नहीं है, और मूलांक का तो 5 है, इसलिए उसका शत्रु हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से रनिंग एज काफी अच्छा है। और हम पर्सनल ईयर भी इसी तरह से निकालते हैं, जो 14/10/1981 इनका जन्म तिथि है, और इसमें 1981 जो वर्ष है, उसमें 2025 जोड़ देते हैं, और तब भाग्यांक निकालते हैं। और यह भाग्यांक जो होता है, पर्सनल ईयर होता है, पूरे साल भर के लिए होता है। तो रनिंग एज और साल भर का जो अंक निकला भाग्यांक, वह मूलांक और भाग्यांक का क्या क्या है, और उसी के शत्रुता है या मित्रता है, इसके अनुसार खाली देखते हैं कि यह लाभकारी होगा या नहीं। तो एक नई हमने ज्ञानवर्धक बात आपको बताई।
आप इसे नोट करेंगे। फिर अगले प्रस्तुति में कुछ और बातें। अब आपको ले चलते हैं, आज अंक क्या बोल रहे हैं विभिन्न तिथि को जन्मे जातकों की। तो आज दिनांक 14/10/2025, आज का मूलांक 5, भाग्यांक 6। 6 के शत्रु हमने देखा था मात्र 3 होते। तो अगर आप देखें तो 3, जिनका 3 अंक होता है, यानी 3, 12, 21, 30 को जो व्यक्ति जातक जन्म लिए हैं, उनके लिए अशुभता के जो है मतलब संकेत ऐसे हैं अंकों के कि अशुभ स्थिति बन रही है, सावधान रहने की जरूरत है। और शेष अंक 2 अंक के साथ 6 अंक का तटस्थता का संबंध है। 9 अंक वाले इसी के साथ सत होता है, 3 के साथ अति सत होता है 6 का, और 9 के अंक के साथ भी सत होता है। इसलिए 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30 के इन तिथियों को जन्मे जातक पर सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। तो वाहन चलाते समय सावधान रहें और कोई भी विषम परिस्थिति में अपने आप को संयम पर। शेष तिथि को जन्मे जातक के लिए आज दिन अच्छे के संकेत हो रहे हैं, उनका दिन शुभ हो। इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम अंतिम पड़ाव में पहुंचकर अब आपको यहाँ पर समाप्ति के कार्य समाप्ति की ओर पहुंच गए। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हर प्रस्तुति का हर भाग आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा। और अंत में आप सभी से अनुरोध करते हैं जो हमारे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं कि आप चैनल इस प्रस्तुति को साझा करें मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में सुखता है, वे भी ज्ञान अर्जन कर, ज्ञान बढ़ाकर इस सभी प्रस्तुति के भागों को उपयोग में लाकर वे अपने जीवन में जीवन को अधिक सफल और सफल समृद्ध बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ दिन के स्वामी मंगल देव, पवन पुत्र हनुमान और एक एक्सरसाइज देकर जाता हूं जाने के पहले। आज दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। अंक ज्योतिष के अनुसार जो हमने आपको बताया कि अंकों के अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, हनुमान का अंक निकालिए कि हनुमान का नामांक क्या होता है। आप देखेंगे कि उनका नामांक 9 पर जाता है, जो कि मंगल का सूचक है, मंगल दिन का सूचक है, मंगलकारी का सूचक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, आपका दिन मंगलमय हो। हम आपसे विदा लेते हैं।